नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, इनेलो पार्टी रोहतक में 25 तारीख को एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिस पर पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। यह रैली अपने आप में कई मायनों में अहम रैली मानी जा रही है, क्योंकि एक तो रोहतक को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, और इसी गढ़ में जब रैली का आयोजन हुआ तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। दूसरी तरफ इनेलो पार्टी का कुनबाब लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज इनेलो पार्टी में कोई ना कोई बड़ा नेता शामिल हो रहा है। इस रैली के जरिए कहीं ना कहीं इनेलो पार्टी एक बार फिर से संजीवनी बूटी पाने का काम कर रही है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है झज्जर से इनेलो पार्टी के जिला अध्यक्ष सतपाल पहलवान जी हमारे साथ है। पहलवान जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू परमिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पहलवान जी, तमाम आपके दर्शक साथियों को हमारे इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार, सुस्वागतम। सभी भाइयों से विनती और अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 सितंबर को युग पुरुष परम श्रद्धेय पूजनीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती में पहुंच करके इस हरियाणा प्रदेश की राजनीति को नई दिशा और दशा देने का काम आप लोग करें और भारी संख्या में रोहतक पहुंचे। पता जी 25 तारीख को आपकी रैली है, रोहतक में बड़ी रैली हो रही है, तो तैयारियां कैसी हैं? कितने लोग पहुंचेंगे? क्या कुछ से पुख्ता इंतजाम है? परमेंद्र जी, तैयारियों की जहाँ तक बात है, आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जो पत्रकार साथी हैं उनसे भी बात होती रहती है, देखते भी रहते हैं। जहाँ तक मैं अपने जिले की बात करूं तो झज्जर जिले से मैं ये मानकर चलता हूं कि 1500 से ज़्यादा गाड़ियां जो अब तक हम कर चुके हैं वो रैली में पहुंच करके और रैली को सफल बनाने का काम करेंगी। और अगर हाजिरी में अगर आप पूछोगे तो छोटी से छोटी गाड़ी में 5 आदमी आ जाते हैं, तो फिर ये मान कर चलो कि 8000 आदमी तो हमारे पुख्ता आज के दिन तैयार हैं झज्जर के अंदर जाने के लिए रैली में। और अगर हरियाणा प्रदेश की बात करा और जिस किस्म का जोश रोहतक में है, सोनीपत में है, तो मैं तो ये मान कर चलता हूँ परमिंदर, मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने अनेक रैलियां देखी, उन सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने का काम चौधरी देवलाल जी की 112वीं जयंती पर हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। और ये मेरे कहने की बात नहीं, किसी भी आप विरोधी पार्टी के नेता से भी अगर बात करोगे तो वो चौधरी देवीलाल जी के नाम को बहुत सम्मान पूर्वक लेने का काम करता है। और अब हमने अनेकों 140-45 गांव का दौरा अपने जिले का किया तो लोगों की आंख में चौधरी देवीलाल के नाम पर पानी आ जाता है कि भी ऐसे युग पुरुष न कभी पहले हुए और न बाद में हों, क्योंकि उनकी नीतियां इतनी जन कल्याणकारी थी, आज भी लोग उनकी याद को करके भावुक हो जाते हैं। पहलवान जी, अगर हम देखें तो रोहतक जो पुराना रोहतक है वो कहीं ना कहीं पहले इनेलो पार्टी का गढ़ हुआ करता था। क्या ये रैली उसी को टारगेट करके की गई है? नो, गढ़ किसी का नहीं होता। हुड्डा का गढ़ की आपने बात करी, आपने मेरी एक बाइट ली थी कि हुड्डा के गढ़ में न लो, और मैंने उस बात में उत्तर दिया था कि ये गढ़ हुड्डा का नहीं है, ये गढ़ परम श्रद्धेय पूजनीय चौधरी देवीलाल जी, जो ना केवल इस हरियाणा प्रदेश के बल्कि इस पूरे भारतवर्ष की राजनीति को अगर दिल्ली से निकाल करके गांव और हुक्केर चौपाल तक लाने का काम किया, अगर सही मायने में आज़ादी दिलवाने का काम किया, ग्रामीण परिवेश में बसने वाले लोगों के जन कल्याणकारी नीतियों के काम जितने चौधरी देवलाल जी ने किए, मैं ये मान कर चलता हूँ कि वो एक आदर्श पुरुष थे। और उन्होंने कभी ना जात पात की राजनीति करी, ना अगड़े पिछड़े की करी, ना धर्म की करी, ना बिरादरी की करी, ना कभी समाज में वैमनस्य पैदा करने की, जिस प्रकार आज के नेता स्टेजों के ऊपर खुले मंच से समाज को भड़काने का काम करते हैं, ऐसी नीतियां चौधरी देवीलाल जी की नहीं थी। चौधरी देवीलाल जी हर वर्ग, हर समुदाय, हर बिरादरी को छाती से, हर धर्म को छाती से लगाकर चलने वाले व्यक्ति थे। इसलिए लोगों का अपार प्यार चौधरी देवीलाल के प्रति है और लाखों लोगों की
हाजिरी आपको रोहतक में देखने को मिलेगी। क्या ये रैली भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मात देने के लिए है? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी बयान आते हैं अभय सिंह चौटाला लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर हमलावर है, न कि बीजेपी के ऊपर। सवाल वो लगातार ये कांग्रेस के ऊपर उठा रहे हैं। परमेंद्र जी ऐसा है, राजनीति के अंदर प्रजातंत्र में सवाल हमारी पार्टी ने उठाया, हमारे रोहतक के भाइयों ने ये मांग रखी कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मीटिंग बुलाई थी एक कैथल में, विस्तार से आपको बता देता हूँ ताकि लोगों को गलतफहमी ना रहे। और उस मीटिंग में हमारे रोहतक की जो जिले की कार्यकारिणी थी उसमें हम भी सहयोगी थे, क्योंकि रोहतक एक ही जिला था पहले, और सोनीपत वाले भाई भी सहयोगी थे। उन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से ये रिक्वेस्ट की थी कि चौधरी साहब रोहतक में रैली को मनाए हुए लंबा अरसा बीत गया है और अब की 42 रैली को मनाने का मौका आप हमारे को दे दो। तो चौधरी साहब ने उस बात को बड़ी मीटिंग में रखा, तो सब ने सहमति दे दी। तो ये चौधरी अभय सिंह का फैसला नहीं था, ये रोहतक दद्दर सोनीपत के लोगों की आवाज बोल रही थी। जैसा कि जो भी साथी पत्रकार बोलता है वो एक ही बात कहता है कि चुनाव जैसा माहौल इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ने बना दिया। तो वो कहीं ना कहीं वो आवाज काम कर रही है। और फिर हुड्डा साहब को क्यों टारगेट करेंगे? आप एक बात बताओ ना, किस लिए टारगेट करेंगे? हुड्डा साहब को मैंने उनकी ज्यादा टच में मैं नहीं रहा, मैं तो एक दो बार नमस्ते दुआ सलाम हुई है। हुड्डा साहब बार बार इस बात को क्यों कहने लग रहे हैं कि अभय सिंह जी रोहतक में रैली क्यों कर रहे हैं? रोहतक को बांग्लादेश में क्या, अक इंडिया से बाहर है? रोहतक भी तो हरियाणा का एक हिस्सा है। इसी रोहतक से परम श्रद्धेय पूजनीय चौधरी देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। इसी रोहतक से चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे। और इसी रोहतक ने भूपेंद्र हुड्डा को 2005 के बाद स्वीकार किया, लेकिन हुड्डा साहब ने रोहतक की जनता को स्वीकार नहीं किया। हुड्डा साहब ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। इसलिए ये लोगों को आक्रोश बोल रहा, अभय सिंह नहीं बोल रहा। और ये इस आक्रोश की अगर मैं अब लंबी चौड़ी बात करूं, मैं हकीकत की बात करने वाला आदमी, मैं आज कह दूं और कल वो चीज हो नहीं, मैं ऐसा वक्तव्य कभी नहीं देता। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण देता हूं, आपका स्वागत करेंगे। आप अपने साथियों के साथ रोहतक पहुंचो और रैली को देखकर उसके बाद फिर हम आपसे बाइट करेंगे कि भाई परमेंद्र जी आपने अपने जीवन में ऐसी रैली कभी देखी है क्या? एक पंडाल में लोगों से रैली नहीं होती। चौधरी अभय सिंह आए थे, 2 पंडाल पैरेलल साइज के साइड में लगवा दिए। हुड्डा साहब ने इस मंडी में रैली करी होंगी, लेकिन दूसरा साइड नहीं लगाया कभी आज तक। ये चौधरी अभय सिंह की नहीं, ये चौधरी अभय सिंह हरियाणा प्रदेश के लोगों के दिलों में बोल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा को कहने की जरूरत क्या है? और फिर ये जो भाषा इस किस्म की जो आ रही है, ये फ्रस्ट्रेशन की भाषा है। अभी एक वीडियो वायरल हुई परसों, आपने देखा, बिरोड़ गांव का वाक्य हो, क्या इतने निम्न स्तर पर राजनीति चली गई कि एक राजनीतिक व्यक्ति का पीए बनकर, जो उसको जानता नहीं पिछाड़ता नहीं, और वो उस विधायक और पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। तो ये किस किस्म, और वो कांग्रेस पार्टी का खास है। चौधरी साहब के साथ उसके फोटो हैं, दीपेंद्र जी के साथ उसके फोटो हैं, गीता भोकल जी उनको राखी बांध रही हैं। तो फिर आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि इतने लेवल पर जब आदमी आ जाता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की भाषा है। दीपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी अभय चौटाला जी के प्रति हरियाणा प्रदेश की जनता के प्यार को देख करके और बौखलाए हुए हैं, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। पलवान जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े सवाल उठाए हैं जी, उन्होंने कहा कि महम कांड किसने करवाया, कपड़े बदलकर कौन भागा। एक एक बात का उत्तर ले लो आप, एक एक बात का देंगे। किसानों पर गोलियां किसने चलवाई। मैं बताऊंगा, किसानों पर मैयड़ में गोलियां किसने चलवाई, गढ़ी हरसोली में लाठीचार्ज किसने करवाया? आपका उत्तर मिला। मैम कांड को करवाने में कहीं ना कहीं उस टाइम पर हम बच्चे थे, लेकिन ये राजनीतिक स्टंटबाजी के बयान हैं। और आपने थोड़ा बोलिया, उन्होंने, तो मैंने सुना था इंटरव्यू, उन्होंने ये भी यहां तक भी कहा
मैम कांड की अगर आप बात करोगे तो 2 बार बाली ने चौधरी आनंद सिंह डांगी को हराने का काम किया है। तब कांड कहाँ था? बाली तो एक साधारण परिवार का आदमी था, यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा था, बाद में पुलिस में भर्ती हो गया, एक सिपाही हो रहा है। चौधरी आनंद सिंह डांगी 2 चुनाव हार रहे हैं, वो गड्ढे मुर्दे उखाड़ रहे हैं। क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता आपको और आप इतने हताश हो जाते हो कहने के लिए कि भाई कुछ ना कुछ तो आक्षेप लगाओ। उसके बाद आपने बात करी किसान की। किसानों के हितैषी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को बताते हैं, और किसानों ने ही अब की बार इतनी ताकत लगाई थी हरियाणा के इतिहास में शायद शायद बहुत शब्द लगा रहे हूं, कभी किसी दूसरे नेता को अवसर मिला। फिर वो राज क्यों नहीं बना? वो राजा भैंस सिंह ने रोक दिया था क्या? ये लोग आरोप लगाते हैं कि चौधरी अभय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए, तो ये लोग ये भी बताने का काम करें कि अभय सिंह ने तो राज नहीं रोका था। और एक दो साथी ये भी बयान देता है कि भाई चौधरी साहब न किसाना के भले करे। मैं आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैं हकीकत में जीने वाला व्यक्ति हूँ। एक एक बात का आपको ऐसा उदाहरण दूंगा, आप उसको चेक कर लेना। रोहतक, झज्जर, सोनीपत पहले एक ही जिला होता था, तीनों उसके पार्ट है। जब वोट मांगने के लिए झज्जर में आते हैं तो फिर बोलते हैं कि झज्जर हमारा छोटा भाई है। और जब विकास की बात आती है, मैं अंगुलियों पर आपको गिनवा देता हूं। 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनी, और वो एक ऐसे महान नेता थे। हमारा दिल्ली गेट इस झज्जर शहर के सबसे ऊंचे कोने पर बसने वाला पन्ना है, जटवाड़ा मोहल्ला आप कह लो। तो मैं उस टाइम पर बिल्कुल यूथ का प्रेसिडेंट था, तो मैं चोई साहब की गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। चोई साहब बोले गाड़ी रोको। एक सीएम की गाड़ी के आगे कार्यकर्ता खड़े होने किसी की हिम्मत है? चोई साहब ने स्वयं गाड़ी रोकी। हाँ सतपाल, मगा जी हमारे यहाँ औरतें काफी दुखी हैं, आधे शहर की औरतें दुखी हैं, क्योंकि दिल्ली गेट से जहाँ डिग्गी है बागद्वारा, सॉरी आर्यनगर में, वहां की ऊंचाई 22 फुट के आसपास है, पानी नहीं चढ़ता। बोला कहाँ बनी जाए? मगर जी सांपला रोड पर बना दी। सबसे पहले सांपला रोड पर डिग्गी को बनाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था। ये बताएं इन्होंने शहर में क्या डिग्गी बनाई? रनिया जोड़ की डिग्गी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाई। और ये जो बन रही है अपने, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाई। बंसीलाल जी की सरकार टूट गई, सेक्रेटरिएट की नींव का पत्थर तो रख दिया, लेकिन सेक्रेटरिएट बना नहीं, पत्थर वो खाली नींव रखी थी, उसको पूरा करने का काम किसने किया? जो अनाज मंडी झज्जर की बनी, उसको बनाने का शुरुआती क्रम किस व्यक्ति ने किया? जो झज्जर के हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी, उसको बनाने का काम किसने किया? मातनेल के अंदर सैनिक स्कूल की आधारशिला जॉर्ज फर्नांडिस और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी स्वयं मुख्यमंत्री होते थे। उस राज बदलने के बाद अगर हमारे बच्चे ग्रेजुएट होते, वो पढ़ते लिखते, फौज में भर्ती होते, अफसर बनते, उसका हमें लाभ था। लेकिन केवल और केवल प्रॉपर्टी किस किस्म से लोगों को दी जाए, केंद्र आला कमान को किस तरीके से खुश रखा जाए, ये झाड़ली झामरी के अंदर 2 प्लांट लगवा दिए गए, एक चाइनीज कंपनी का, और मैंने उस टाइम इनका विरोध किया था। हमारी पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दिशा निर्देश के अनुसार इसको मना करके सैनिक स्कूल बनाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन सरकार बदल गई तो इन्होंने हमारी सुनी नहीं। अब उस प्लांट से हमारे को क्या लाभ है? बिजली तो भाखड़ा डैम से आती है तो भी हमें मिलती है, बिजली पानीपत से आती है तो भी हमें मिलती है। लेकिन ये हमारे को लाभ हुआ कि हमारे जो आस पड़ोस के 20 गांव के जो भाई हैं, उनको दमार टीबी की शिकायत होने की पूरी पूरी उम्मीद बन चुकी है। उससे न को रोजगार में सृजित हुआ। अगर हुड्डा साहब किसान के हिमायती होते तो आपके झज्जर की मैं बात करूं, प्रॉपर झज्जर की, बावनी सीम बोलते हैं झज्जर का, उस टाइम झज्जर में सेक्टर की आवश्यकता नहीं थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सेक्टर 6 की जमीन अपने समय में 1 सेक्टर काट कर छोड़ दी थी कि अभी झज्जर को थोड़ा सृजित करेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार गई, फौरी तौर पर झज्जर की 75-80% जमीन, आप शहर में कल पूछ भी लेना लोगों से, 28 लाख रुपए के हिसाब से एक्वायर करने का काम किया हुड्डा साहब ने। आज मेरे को आप ये बताओ, प्रत्यक्षदर्शी हो, झज्जर के अंदर कितने सेक्टर डेवलप हैं? किसान का तो उसके मुंह का निवाला छिन गया, उसको कहीं बाहर भागना पड़ा।
लेकिन आज वही जमीन झज्जर में क्या रेट आपको पता है? 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के भाव से बादली रोड के ऊपर सिकंदरपुर गांव की जमीन में बिक रही है। जो शहर की जमीन थी उसका क्या रेट होता? या तो आप सेक्टर डेवलप करते। अगर आपको सेक्टर डेवलप नहीं करना था, आप किसान ही तेजी थे, किसान को मना थोड़ा कर रहा था, बाद में डेवलप एक्वायर कर लेते। लेकिन मंशा ये थी कि इनका इलाज कैसे हो किसानों का, इनको भूखा कैसे मारा जाए। इससे भी बड़ा उदाहरण मैं एक और दूंगा आपको किसान हितैषी होने का। बादली विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे 8-10 गांव लगते हैं, सौंदी, निमाणा, आकूपर, दादरी, नौरंगपर और ये अपना पेड़पा, इसको ढहर बोला जाया करता। 95-96 के अंदर बुजुर्ग बताते हैं जब वो अकाल पड़ा तो लोगों को ने झाड़ कूट के खाए थे, झाड़, अनाज नहीं था। वृक्षों की छाल उतार कर लोगों ने पेट भरने का काम किया था। तो वो जमीन कैसी जमीन होगी? उस बेशकीमती जमीन को रिलायंस के हाथों 22 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदवा कर दिया गया और अपने आप को साफ दिखा दिया गया। क्या इंटरेस्ट था? आज जो जमीन काल के समय में दादरी भिवानी तक के लोगों ने आकर पूछ लेना बुजुर्गों से, यहाँ ढीकड़ी करने का काम किया था। आजकल के नौजवान नहीं समझेंगे इस बात को। मतलब जो तो आण के न बाटे बटाई पे जमीन ले ले तो लोगों ने अपने 10-10, 5-5 मन दाने तेरा परिवार पड़ जाएगा। वो जमीन जो इतने बुरे वक्त में परमात्मा की तरफ से हुआ, इतने बुरे वक्त में जब इंसान को जिंदा रख सकती है, तो उस जमीन की कीमत क्या मानते हो? वो बेशकीमती जमीन है। जिस जमीन को रहबर आजम चौधरी दीनबंधु चौधरी छोटू राम ने साहूकार की तिजोरी से निकाल करके किसान को देने का काम किया, उसी बेशकीमती जमीन को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने रिलायंस के हाथों बिकवाने का काम किया। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी ये करते, इंडस्ट्रियल एरिया लगाते, आईएमटी बनाते, केएमपी जो बन रहा है ना, जिसकी वाही वाही ये लोग ले रहे हैं, इसका टेंडर भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में हुआ था। वीटा पावर प्लांट मातरनेल के अंदर जो लगा है, उसका उद्घाटन भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथों हुआ था। मेरे को कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये बताएं, अगर आपको इसके अलावा इस शहर में कोई डेवलपमेंट दिखती हो तो आप सीनियर पत्रकार हो, खुद ही पत्रकार हो, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लेना, मेरी एक भी बात को चैलेंज कर दे। कांग्रेस से पूछ लेना, हुड्डा साहब ने दिया क्या सिवाय जमीन एक्वायर करने, क्या मिला किसानों? चौधरी साहब ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाह रहे थे बादली में, और उन्होंने उस फाइल को चला भी दिया था। लेकिन इन बिटवीन चुनाव आ गए, सरकार चली गई। लेकिन इन्होंने तो फिर यूं था ना कि भाई सेम पॉलिसी है जो आज भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी को, जो देश की कारपोरेट जगत के बड़े घराने, उनको उनके हित सुरक्षित देखती है, किसान का हित सुरक्षित नहीं है। वही सेम प्रक्रिया हुड्डा साहब ने करी किसानों के साथ। फिर आप बताओ, किसान हिमायती है, किसान को क्या मिला? आज बादली विधानसभा क्षेत्र की जमीन जो रिलायंस ने एक्वायर की है, वहां 1,30,000 रुपए वर्ग गज, 70,000 से लेकर के 1,30,40,000 रुपए प्रति वर्ग गज के भाव से वो जमीन। आप बताओ, किसान के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ? फिर किस मुंह से हुड्डा साहब ये कहते हैं मैं किसान ही, मैं तू हिमायती हूं, मैं जर्जर का हितैषी हूं? हुड्डा साहब इस बात को बताने का काम करें, और 25 तारीख को चौधरी अभय सिंह पूछ लेंगे। फलवन जी, लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार ज्वाइनिंग हो रही है, इनेलो पार्टी का लगातार कुनबा बढ़ रहा है। 25 तारीख को क्या कोई बड़े चेहरे ज्वाइन करेंगे इनेलो को? इस बात का आपको कल दोपहर तक पता चल जाएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कौन कौन बड़े बड़े नेता रहे। और सबसे बड़ी बात, मैं आपने एक बात बताता हूँ, मेरा जो तजुर्बा, मैंने बड़े चौई साहब की उंगली पकड़ के जो सीखा, चौटाला साहब की उंगली पकड़ के जो सीखा, भाई अभय सिंह जी के साथ रह के मैंने सीखा, नेता वही है जो लोगों के दिलों में राज करे। कुर्सी पर बैठने से नेता नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री तो वीपी सिंह थे, लेकिन लोगों के दिलों में कुर्सी चौधरी देवीलाल की बिछी हुई थी। अब ये लाख प्रयत्न कर लें, आज हरियाणा प्रदेश की जनता के दिल में चौधरी अभय सिंह बस चुके हैं। लोग रुकते नहीं, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र एक ऐसा आईना है जो आप लाख चेहरे को छिपा लो, लेकिन आपको बता देंगे कि सतपाल जी आपका चेहरा काला, आपका पीला, आपका धोला। पर जब जनता के सामने कोई बात छुपती है क्या? और वो नौनंद भजनी एक भजन गाया करता,
बोले हर हाल बता दे रहे चेहरा, कुछ हाल बता दे रहे चेहरा। दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी के चेहरे क्यों मुरझाए हुए हैं? किस बात को लेकर के मुरझाए हुए हैं? क्या चौधरी अभय सिंह को अधिकार नहीं? जिसके दादाजी ने यहाँ राजनीति की, यहाँ के लोगों को, मैं ठोक कर इस बात को कहता हूं, आज दुनिया भर के एमपी एमएलए भारतीय जनता पार्टी में और दुनिया भर के एमएलए कांग्रेस पार्टी में बन गए। वो आंकड़े निकाल के देखें, चौधरी देवीलाल ने निजी की राजनीति नहीं करी। अपने एक एक हल्के में जो सीनियर नेता बन रहे हैं, उन्होंने 4-4, 5-5 हजार नौकरियां अपनी कलम से देने का काम किया था। पूछ लेना कांग्रेस के बाद जाने के बाद कितनी नौकरियां इस रोहतक ददर सोनीपत में दी गई। पहलवान जी, जिस तरीके से आप अब आप कांग्रेस के ऊपर बता रहे हैं लगातार, उस टाइम पहले आप उसी कांग्रेस पार्टी में थे? मैं कांग्रेस में था। मैंने पहले भी आपको कहा था, कोई भी साथी 5 रुपए की रसीद ला के दे दे। अगुवाई सतपाल जी ने 5 रुपए की रसीद कटाई। हालात और परिस्थितियां थी। मैं बिल्कुल पारदर्शी बात करने वाला व्यक्ति हूँ, छुपाता नहीं। दीपेंद्र भाई मेरे पास मदद मांगने के लिए आए थे, मैंने ठोक कर मदद करी। उन्होंने फोन भी करे, दाएं बाएं से करवाए भी, दबाव बनाया। फिर कुछ हालात इस किस्म के थे तो मैं कभी देखो नीचे से मेरे से मदद नहीं होगी, मैं आपको ऊपर से मदद कर दूंगा। कभी आपने मेरा भाषण कांग्रेस पार्टी के मंच से सुना हो? मैं सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे नहीं था, मैं अपने समाज के साथ, किसान वर्ग के साथ खड़ा था और किसान वर्ग की आवाज थी। हर हरियाणा वासी, आप भी पत्रकार साथी फैसला लगाते थे कि हरियाणा प्रदेश में 70 सीट आएंगी और पूरा किसान वर्ग चाहता था कि अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। उसमें 36 बरादरी आ गई। किसान कोई एक कौम नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कहा करते, जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। हम किसान एक जमात है। और ना कभी चौधरी देवीलाल जी ने, ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, कभी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल में जितनी राज्यसभा की सीट हुई, एक भी हरियाणा प्रदेश के जाट नेता का नाम बता दो, राज्यसभा में भेज जाओ। आपको कै लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? हाँ जी, कै लाख लोग पहुंचेंगे रैली में? मैं तो 10 भी कह दूंगा, 20 भी कह दूंगा, लेकिन वो फेंकता नहीं। मैं हकीकत की बात करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने अनेकों चौधरी देवीलाल जी की वोट क्लब की वो रैली भी देखी थी जिसने चाइना की रैली को फैल करने का काम किया था। जब साधन और संसाधन नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, अखबार में चौधरी देवीलाल जी का नाम नहीं लिखा जाया करता, उसके बावजूद एक ऐसा अवतार पुरुष पैदा हुआ जिसने पैदल चल करके न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि इस देश की गद्दी को पलटने का काम किया। उसके बाद चौधरी देवीलाल जी ने जींद के अंदर एक समस्त हरियाणा सम्मेलन रैली करी थी। आप शायद बच्चे हो गए या आपका जन्म हुआ था या नहीं हुआ था। उस रैली में राजस्थान के बॉर्डर से लेकर जींद तक रोड के ऊपर 3-3 ट्रैक्टरों की पैरेलल लाइन थी। पंजाब के बॉर्डर से लगाकर जींद तक पैरेलल 3-3 लाइन थी। तिल डालने की जगह नहीं थी। देखो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन जिस किस्म से हरियाणा प्रदेश के लोगों ने चौधरी अभय सिंह जी को सिर आंखों पर लिया है, दिल में बसाया है, तो उन्होंने उनमें देखा है कि भाई वाकई में मजबूत आदमी है। किसानों के हितों के साथ जब कुठाराघात हुआ तो सबसे पहला व्यक्ति चौधरी अभय सिंह था। नहीं, वो भी अपने पद से छिपे रहते। दीपेंद्र जी को किसी ने मना किया था रिजाइन देने के लिए, किसान आंदोलन में जाके भी नहीं खड़े हुए। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने किसी ने मना किया था। किसान का हिमायती ऐसी शख्सियत होते हैं। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री होते थे इस देश के और चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के। किसान दिवस मनाने का फैसला कर लिया। किसान दिवस जब मनाने की बात CID भी ने प्रधानमंत्री जी को बताई तो प्रधानमंत्री जी ने चौधरी देवीलाल जी को बुला करके कहा, चौधरी देवीलाल आप ये मत भूलो कि आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और मैं देश का प्रधानमंत्री। चौधरी देवीलाल जी ने 1 सेकंड से पहले ये कह दिया था, मैं ठोकर मारता हूं ऐसी मुख्यमंत्री कुर्सी को, मैं किसान पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। ये होती है किसान नेता की परिभाषा। जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास रचने का काम किया। अनेकों बार धरने पर गए और अपने बच्चे हॉस्पिटल तक बैठाने का काम किया, हॉस्पिटल खुलवाने का काम किया। इन्होंने तो क्या किया, अब उस आरक्षण को भी बिल्कुल अदम छोड़ दिया, आपका जूत बाज जा और तुम इसका फायदा उठा लियो। और वो उस चीज की कमजोरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। तो यार सिंह की कमजोरी का फायदा थोड़ा उठाया, तो चौटाला साहब की कमजोरी का फायदा थोड़ा उठाया। आरक्षण देने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। क्या खामी रही, क्यों रही? आप 10 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और फिर आप जान पूछ कर ऐसा काम करते हो। तो परमेंद्र जी, कहना आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। और नरवरगढ़ तो वे जाएंगे जिन्हें सदा जान की बात। आप मुस्कुरा रहे हो, मैंने लड़ाई लड़ी है, मैंने संघर्ष सीखा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला
चौधरी देवीलाल जी से। कुछ साथी पत्रकार ने मेरे तो सवाल किया, प्रधान जी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ध्वज धर्म कुछ भी नहीं है, मगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास एक ऐसा हीरा है, अब वो पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता को हिला देगा, जिसका नाम चौधरी अवैसी। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं रोहतक की रैली है, 25 तारीख को रैली है और पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर टिकी हुई कि आखिरकार इस रैली में क्या कोई बड़ा धमाका होगा, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से रैली का प्रचार किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पैर उखड़ने लगे हैं। लेकिन रैली में क्या धमाका होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पहलवान जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू परमेंद्र जी, धन्यवाद आपको।